बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रोरेमन जाने ला कि हर हफ्ता हम रोरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रोरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आए ही मकिल किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि ऋण माफी योजना द्वारा अब 1 लाख तक का लोन हो रहा है माफ। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर कराएं टीकाकरण। मूंगफली छिलने का काम करता है आसान ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। कोरोना के कारण हुए किसानों की आर्थिक क्षति की पूर्ति के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत 2021 की फरवरी में की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिए गए 50,000 तक के ऋण माफ किए जाते थे। बहुत सारे किसानों को इस योजना का लाभ भी मिला। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिल सके, इसलिए इस योजना में बदलाव लाया गया है। अब 50,000 के बजाय 1 लाख के तक का ऋण माफ करने का प्रावधान इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। राज्य के कृषक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों की आय स्थिर रहे, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा फसल के नष्ट होने पर किसान भाइयों को आर्थिक संकटों से ना गुजरना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनाज फसलें, बाजरा, दलहन, तिलहन के अलावे बागवानी फसलों पर बीमा कवर दिया जाता है। राज्य के किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने फसलों का बीमा कराकर संभावित नुकसान से बच सकते हैं। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। ज़्यादा फसलोत्पादन पाने के लिए हमारे राज्य के ज़्यादातर किसान लंबे समय से अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और दवाओं का प्रयोग करते आए हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, जिस कारण उपज क्षमता में कमी और कम गुणवत्तापूर्ण फसलें हमें मिलने लगी है। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार के जैविक खादों के इस्तेमाल से बेहतर और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होगा और मिट्टी की उपज क्षमता भी बेहतर होगी। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। मंडी भाव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंडी भाव में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है, तो आज हम देखेंगे कि आज मंडी में क्या है ख़ास। सबसे पहले हम मूंग को लेंगे तो मूंग का न्यूनतम भाव है 9,160 से लेकर 10,600। अगर चना का बात करें तो चना का न्यूनतम है 5,860 से लेकर 5,860 ही। अगर मसूर की बात की जाए तो मसूर का भाव है 4,660 से लेकर 4,960। अगर चावल की बात की जाए तो 1,800 से लेकर अधिकतम है 4,200। आखिरी में आलू को लेते हैं तो आलू का न्यूनतम है 1,600 से लेकर अधिकतम 2,300। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका भी अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे।
जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है किसान भाई बहन ले बहुत सुंदर है कि समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत लाख उत्पादन। देखो भाई किसान भाई बहन मन, समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत तो भाई देखो खेती बाड़ी होबे करला, बाग बगीचा होवेला, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बहुत तरह का बाग बगीचा भी होवेला। मकिल एखन देखो किसान भाई बहन प्रयास करत है लाह कर खेती कर बारे में, लाह उत्पादन कर बारे में। तो चलू अगर लाह उत्पादन कर बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो रौरेमन के हम पिक्चर कर माध्यम से एक जानकारी के दिवा थी। समन्वित कृषि प्रणाली खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें खेती के अलग अलग प्रकारों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, वानिकी का इस तरह समायोजन किया जाता है कि ये सभी एक दूसरे के पूरक बनकर किसान को लगातार आमदनी देते रहते हैं। आज हम आ पहुंचे हैं रांची स्थित नामकुम के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर में और हमारे साथ यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर के शर्मा जी हैं। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम कृषि की बात करते हैं, झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की आधी से अधिक आबादी कृषि कार्य के माध्यम से जीविकोपार्जन का कार्य करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि हमारे देश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त हों, उनकी आमदनी 4 गुनी नहीं 6 गुनी बढ़े। इसी को लेकर समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत लाभ उत्पादन के बारे में हम जानने के लिए डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं कि किस तरीके से हमारे किसानों के लिए ये फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहते हैं समन्वित कृषि प्रणाली है क्या? जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि एक प्रणाली होती है जब हम एक ही तरह की फसल का उत्पादन करते हैं, उसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली बोलते हैं और एकल कृषि प्रणाली। और अगर किसान भाई उस फसल के साथ दूसरी फसलों को मिलाकर अगर खेती करते हैं तो वो समेकित खेती कहलाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है, उनके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं या नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह की फसलों को एक ही खेत से प्राप्त करने की प्रणाली जो होती है उसको समेकित कृषि प्रणाली कहा जाता है। समन्वित कृषि प्रणाली के तहत ही लाह उत्पादन भी एक अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। लाह उत्पादन कमाई का बेहतर तरीका है। खेती के अलावा इसे करने से किसानों की आय बढ़ने में यह सहायक होता है। इसमें ना ही पारंपरिक खेती की तरह मेहनत लगता है और ना ही लागत आती है। हम सब लोग जानते भी हैं कि पूरे देश में होने वाले लाख उत्पादन का लगभग 55% हिस्सा अकेले झारखंड से आता है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लाख की खेती जिन पेड़ों पर होती है वो बहुतायत में पाए जाते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि जो पेड़ हैं उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ रहा है और कभी कभी फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी ऐसे पौधे की खोज करें जिनको आप खेत में लगाकर उनके ऊपर जल्दी से जल्दी लाख की खेती शुरू कर पाएँ और उनके ऊपर हम लाख से होने वाली जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको भी अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो संस्थान ने पिछले 8-10 साल पहले से एक नए पौधे की खोज की है जिसको हम सेमिलता कहते हैं। एक छोटा पौधा होता है जिसको आप लगाने के बाद खेत में 1 साल बाद उस पर लाख की खेती शुरू कर सकते हैं और ये पौधा जो है बाकी के जितनी भी फसलें हैं उनके साथ इसको बड़े आसानी से समेकित किया जा सकता है। खास तौर पे सब्जी की खेती और बागवानी के साथ इसको बड़े अच्छे ढंग से समेकित किया जा सकता है। समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर झारखंड के किसान अपने खेतों में संग्रहित जल से फसल उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उपलब्ध संसाधनों का भरपूर दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। लाख की खेती जो है मुख्यतः 2 तरह की होती है। एक को हम रंगीनी लाख बोलते हैं, एक को कुसमी लाख बोलते हैं।
सेमीलता का पौधा है वो कुसमी लाख की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। और कुसमी लाख की खेती हमें साल में 2 फसलें देती हैं। एक फसल जनवरी फरवरी में लगाकर जून जुलाई तक चलती है और दूसरी फसल जून जुलाई से लेकर जनवरी फरवरी तक चलती है, यानी 6-6 महीने की 2 फसलें हमें प्राप्त होती हैं। और सेमीलता का पौधा चूँकि छोटा पौधा है और सिंचाई के साधन यहाँ पे बहुत कम उपलब्ध हैं, तो हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि वो एक ही फसल लें सेमीलता के ऊपर, जो जून जुलाई में लगा के जनवरी फरवरी में काटी जा सकती है। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारा जो मानसून के अंदर वर्षा आधारित खेती होती है, उसके आधार पे हमें सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। किसान कम पैसे में अधिक उत्पादन से ले सकते हैं। अगर हम लाख की खेती की बात करते हैं तो प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तकनीकी दक्षता अगर हमें आएगी तभी हम किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्या आपके संस्थान के माध्यम से किसानों को लाख की खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, और हमारा संस्थान तो खासतौर पे लाख की खेती के लिए ही बना है। तो हमारे यहाँ पे कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं, जिनमें मुख्यतः एक है साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और दूसरा है गाँव में जाकर किसानों के साथ उन्हीं के खेत में उनको प्रशिक्षण देना। तो उसके लिए होता क्या है कि साप्ताहिक कार्यक्रम के लिए लगभग साल भर हमारे यहाँ पर प्रोग्राम चलते रहते हैं कि जो भी किसान लाख की खेती का प्रशिक्षण लेना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकता है और हम उसे उपयुक्त समय का बारे में बताते हुए उसको प्रशिक्षण देंगे। हमारे यहाँ लाह की खेती कुसुम, खैर, बेर, पलाश, घोंट, अरहर के पौधे, शरीफा के पेड़ों पर होते हैं। लाह की फसल 2 तरह की होती है, जिसमें एक कतकी अगहनी और दूसरी बैसाखी जेठवी कहलाती है। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उनसे होने वाली आमदनी से लाख की खेती से होने वाली आमदनी कहीं बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो लाख की खेती को अगर आप वो सब्जी की खेती के साथ जोड़ देंगे तो उन्हें उसी खेत से होने वाली आमदनी में इजाफा हो सकता है। अगर हम लाख की खेती करते हैं तो किन बातें सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े भी लगते होंगे, कुछ बीमारियां भी होती होंगी, तो उससे बचाव के लिए क्या किया जाए? तो मुख्यतः खासतौर पर जब भी आप लाख की सघन खेती करते हैं तो दूसरी फसलों की भांति इसके ऊपर भी दूसरे जो परजीवी कीट होते हैं उनका हमला होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ बीमारियां भी लगती हैं, तो उनसे बचने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे संस्थान ने ये अनुशंसा की है कि लाख लगाने के 1 महीने बाद वो पहले ही कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें। कीटनाशक दवा के साथ फफूंदनाशक, जिसको हम वेबस्टीन के नाम से भी जानते हैं, उसको मिला के अगर वो खेती करेंगे तो ना केवल परजीवी कीटों से उसका बचाव होगा, बल्कि उससे होने जो फफूंद से होने वाली बीमारी है उससे भी बचाव कर पाएंगे। पहला तो ये, और दूसरा ये है कि जब भी किसान भाई खेती करते हैं तो क्योंकि सेमीलता छोटा पौधा होता है तो उससे, और हरा पौधा होता है खास तौर पे, तो उसे बाकी जो पशु हैं उनसे बचाने की आवश्यकता है, उससे देखभाल करने की आवश्यकता है। तो अगर इन 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि वो चरने से बचाएं और साथ में उसके ऊपर कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करें तो उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। तो बताओ लाह उत्पादन के बारे में जान के रौरमन कैसे लागलक, बेस लागलक नहीं भाई? और बेस जानकारी है तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है वो है कि बदलते मौसम में सुकर मन कर देखभाल कैसे करल जाए। भाई मौसम तो बदलबे करत है, रौर में देखत ही गर्मी जाड़ा बरसात सब आवत है, आदमी मन बीमार पड़त हैं तो भाई पशु पक्षी तो बीमार पड़बे करे। तो इसन स्थिति में सुकर मन कर देखभाल कैसे करल जाए, चलू हमरे सीधे चलत ही हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर ऐसे जानकारी लेवा थी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मौसम दिन ब दिन बदल रहा है, वातावरण की तापमान बढ़ रही है, तो ऐसे में अगर सूकरों की उचित देखभाल नहीं करेंगे तो बहुत तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। इस समस्याओं में बढ़ने की क्षमता, बच्चे देने की क्षमता में कमी, मृत्यु दर का अधिकता होना, इन सब बातों को देखने को मिलता है। तो इस समय सूकरों की देखभाल की जो बात करते हैं तो 2-3 तरह से अगर हम लोग सावधानी बरतें तो सूकरों में होने वाली जो हानि होती है उससे हम लोग बच सकते हैं। पहला जो देखभाल की बात करते हैं, सर्वप्रथम है कि आवास व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए सूकरों के लिए। दूसरा है खान पान की व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा है कि बीमारियों से बचाव के लिए हम लोग को उचित कदम उठाना चाहिए समय से पहले, ताकि हम इसको सूकरों में होने वाली हानि से हमारे किसान को बचाया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जो है कि आवास व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वातावरण सूकर पालन में वातावरण, सूकरों को जो वातावरण दे रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर उचित वातावरण नहीं देंगे तो देखा जाता है कि बढ़ने की क्षमता, प्रजनन क्षमता में कमी आती है और इससे नुकसान होता है। तो वातावरण में सब उचित आवास की व्यवस्था हमारे सूकरों के लिए होनी चाहिए। उचित आवास में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जगह की व्यवस्था। प्रति सूकर 30 से 35 वर्ग फीट जगह देना आवश्यक है। उसी तरह से छोटे छौनों में
10 से 20 वर्ग फीट देने की आवश्यकता होती है। और जो वयस्क सूकर हैं, जो मादाएं हैं, बच्चे के साथ हैं, लगभग 150 से 180 वर्ग फीट जगह की प्रति मादा सूखी उनके बच्चों के साथ जो होती है उसमें दे देने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें ये कोशिश करना चाहिए कि आवास के अंदर का वातावरण ठंडा हो, क्योंकि सूकर गर्मी से उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है और इसका प्रभाव जो है प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इसके लिए जो है कि उचित वातावरण देने के लिए हमें आवास बिल्कुल हवादार, साफ़ सुथरा, सूखा होना चाहिए। आवास जो हम बनाते हैं, आधा आवास जो है खुला, आधा बंद होना चाहिए। खिड़की दरवाजे क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। आवास में छत की ऊंचाई जो हम करते हैं वो लगभग 8 से 10 फीट की होनी चाहिए। और साथ ही साथ आवास की जो हम बात करते हैं, खास करके जब मौसम बदल रहा है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, तो इसमें विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है कि सूकरों को समय समय पर पानी का छिड़काव करना। जो हम छत बनाते हैं, छत अगर एस्बेस्टस शीट का हो, उसके ऊपर अगर हम पुआल रख दें, पत्ते रख दें, तो अंदर का जो वातावरण होता है, तापमान होता है, वो कंपेरेटिवली जो है वो ठंडा होता है। साथ ही साथ आवास, अगर वैसे सूकर पालक जो आवास का निर्माण करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, जहाँ पे गर्म प्रदेश है, वहाँ पे आवास की जो लंबाई हम लोग बनाते हैं वो पूरा पश्चिम की दिशा में हम लोग बनाते हैं। इससे हम लोग अंदर का वातावरण ठंडा रखते हैं। साथ ही साथ आवास में एक और ध्यान देने की ज़रूरी बात है कि आवास के आसपास आप पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। वृक्ष जो अगर लगाएंगे तो उससे ठंडी हवाएं और अंदर वातावरण जो है वो ठंडा रहेगा, छायादार होगा, जिससे हमारे सूकरों को जो बदलते मौसम में जो परेशानी है उससे हम बचा सकते हैं। दूसरी बात जो है कि हम लोग बात करते हैं कि खान पान की व्यवस्था। बदलते मौसम में देखा जाता है कि सूकर जो दबाव में रहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है और जिसके कारण बीमारियां भी हो सकती है। तो इसके लिए संतुलित आहार सूकरों को देना बहुत ही ज़रूरी है। संतुलित आहार में हम लोग दाना मिश्रण सूकरों को जो देते हैं उसमें मकई, चोकर, बादाम खल्ली, मछली चूर्ण, साथ ही साथ जो है मिनरल मिक्सचर, नमक, ये सब मिलाकर हम लोग दाना मिश्रण बनाते हैं। तो उचित आहार देना बहुत ही ज़रूरी है। वयस्क सूकरों को 2 से 2.5 किलो प्रतिदिन दाना मिश्रण देना है और जो छोटे छौने होते हैं 1 से 1.5 किलो प्रतिदिन दाना मिश्रण देना है। तो ये संतुलित आहार हम लोग देते हैं तो वो बदलते मौसम का कुप्रभाव सूकरों पे नहीं पड़ता है। और कोशिश करना चाहिए कि बदलते मौसम में, जैसे कि गर्मी अगर ज़्यादा है तो आप कोशिश करना चाहिए कि पानी की 24 घंटे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ठंडे पानी की व्यवस्था दें। समय समय पर जो पानी अगर गर्म हो जा रही है तो उसको बदलते रहें। साथ ही साथ अगर दाना मिश्रण दे रहे हैं तो आप कोशिश करें दाना को पानी में फुला करके 2-3 घंटे फुला करके अगर देते हैं तो सूकर उसको चाव से खाते हैं। और देखा जाता है कि जब मौसम वातावरण का तापमान अधिक हो गया, सूकर गर्मी से परेशान है, तो आप कोशिश करें कि जो दाना मिश्रण दे रहे हैं वो सुबह में, ठंडे समय में, सुबह में और शाम में अगर देते हैं तो उसको चाव से खाते हैं और दिन में आसानी से वो जो खाना खाते हैं, तो उसके कारण उन पे जो बदलते मौसम का जो कुप्रभाव है उससे हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर गर्मी की अधिकता हो जाती है, कभी कभी देखा जाता है बहुत ज़्यादा वातावरण गर्म हो जाता है और इसका प्रभाव सूकरों पर पड़ता है, सूकर हाँफने लगता है, खाना पीना कम करता है, उस समय कोशिश करना चाहिए जो हम संतुलित आहार दे रहे हैं तो उसमें हम लोग मिनरल्स, विटामिन की मात्रा लगभग 5 से 10% बढ़ा करके देनी चाहिए। साथ ही साथ उसके आवास में गुड़ की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने से इस गर्मी के कुप्रभाव से हम सूकरों को बचा सकते हैं। तो इस तरह से खान पान की व्यवस्था से हम लोग बदलते मौसम में सूकरों की देखभाल कर सकते हैं, उचित देखभाल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे जो सूकर पालक हैं होटलों की जूठन सामग्री, हड़िया मेरा, वो सब भी देते हैं। तो कोशिश करें कि जो हम लोग बाई प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो बेकार खाद्य पदार्थ सूकरों को दे रहे हैं गर्मी के मौसम में खास करके, वो कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा पुराना नहीं हो, क्योंकि होटलों को जूठन सामग्री या फिर कोई बाई प्रोडक्ट्स हम लोग दे रहे हैं, बेकार खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा ख़राब हो गया है, गंध आ रहा है, सड़ गया है, वैसी चीज़ों को सूकरों को ना दें, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव सूकरों पे पड़ता है और सूकर आपके बीमार भी हो सकते हैं। तो इस समय फ्रेश जो ताज़े जो खाने की वस्तुएं हैं वही देना चाहिए सूकरों को। उसी तरह से दाना मिश्रण भी आप देखें कि दाना मिश्रण भी वैसे दाना मिश्रण जिसमें फंगस लग गया हो, ख़राब हो गया हो, स्मेल आ रहा हो, सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग नहीं करें। दूसरी चीज़ है कि आवास और खान पान के साथ साथ बीमारियों से बचाव की व्यवस्था करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय देखा जाता है कि सूकर बदलते मौसम में, जब मौसम बदल रहा है उससे पहले
अभी तक आपने टीकाकरण नहीं किया तो अवश्य करा लें, क्योंकि बदलते मौसम में जब सूकर दबाव में आते हैं तो बीमारियां होने की संभावना बढ़ती है। इसमें एक प्रमुख बीमारी है स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर जिसको कहते हैं, जिसके लक्षण है कि बहुत तेज़ बुखार सूकर में आते हैं, सूकर अचानक मरता है। ये बीमारी तेज़ी से एक से दूसरे सूकर में फैलता है और धीरे धीरे देखा जाता है अगर फार्म में सूकर हैं तो लगभग 90 से 100% सूकरों की मृत्यु हो जाती है। तो स्वाइन फीवर जो बीमारी है, इसका बचाव के लिए बदलते मौसम में बहुत ही ज़रूरी है। आप बदलते मौसम, जब मौसम बदलने वाला है उससे पहले ही टीकाकरण करें, स्वाइन फीवर का टीका दें और 6-6 महीने में इसका टीकाकरण किया जाता है। तो ये जब टीकाकरण करेंगे तो कभी कभी देखा जाता है कि ये स्वाइन फीवर बीमारी से बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो इससे हम सूकरों को बचाव कर सकते हैं। तो देखो आज का जो जानकारी दुयोग दिली कैसे लागलक बेस है ने। अरे किसान भाई बहन मन से कहिला कि पता के लिखू है ने, उकर से पत्राचार कर आदान प्रदान होएला है ने, तो पता लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांत रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। आज रौरेमान मनोज वर्मा की इजाज़त दो मैं के लिए दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।